नमस्कार दोस्तों, किताब खुलते ही एक मनमोहक दृश्य है। ज़रा सा एक बार इसके कवर पेज को देख लीजिए। बहुत सुंदर नज़ारा है। ये किताब जो है डॉक्टर किरण कुमार के थपलियाल साहब के द्वारा और डॉक्टर संकठा प्रसाद शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन पर अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता पर काम रहा है। आप इनकी किताबों को यदि पढ़ेंगे तो व्यापक तौर पर आपकी जानकारी जो है समृद्ध होगी और सिंधु सभ्यता पर ही इनका कार्य रहा है। तो ये सिंधु सभ्यता इनके किताब का नाम है और इनका नाम जो है के थपलियाल यानी कि डॉक्टर किरण कुमार थपलियाल साहब और डॉक्टर संकठा प्रसाद शुक्ल जी की ये किताबें हैं। इसमें हर चीज़ जो है बड़ी ही बारीकी से दी गई है। हर चीज़ को आप बहुत ही गहन तरीके से समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, प्रथम अध्याय को इस सिंधु सभ्यता के इंडस सिविलाइजेशन, तो इसका इंग्लिश हम नहीं कर सकते हैं ट्रांसलेट, नहीं तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी। जब इनके किताब का ही नाम सिंधु सभ्यता है तो फिर इंग्लिश हम क्या करें, इंडस सिविलाइजेशन। इट्स अ मैटर ऑफ, बहुत बड़ा हो जाएगा मैटर फिर। चलिए, इस किताब की मूल्य भी बहुत कम है, 200 रुपये हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो लोग अकादमिक रूप से पढ़ना चाह रहे हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह जो है व्यापक तौर पर दी गई है। आप लूसेंट रखने से बेहतर है कि यहाँ कहानी के माध्यम से आप पढ़ें। हर चीज़ें इसमें दी गई हैं अलग अलग चैप्टर में। सबसे पहले ये निवेदन है। कुछ निवेदन को आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। उदय प्रताप सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष। भूमिका भी इस किताब की है कि 20वीं सदी के तीसरे दशक के आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अत्यंत प्राचीन सभ्यता के अवशेषों का ज्ञान हुआ, यानी कि 1921, 1931 ये सब काल रहा होगा। तो ये सभी जो है ये सब भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम जो चलेंगे एक चैप्टर को आज कंप्लीट करने के फिराक में हैं। सिंधु सभ्यता का उद्भव, विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल। सबसे पहला चैप्टर ये है। 1 से लेकर 25 पेज तक हम आज इसको कंप्लीट करेंगे और हमारे पास जो है टोटल देख सकते हैं 318 पेजेस हैं इस किताब में। माफ़ कीजिएगा, और भी पेजेस हैं, 364 पेजेस हैं। तो हम लोग सबसे पहला अध्याय जो है विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल पढ़ेंगे। चूँकि हम निवेदक और तमाम भूमिका वगैरह पर न जाते हुए सीधे प्रथम अध्याय से अपने इस कक्षा को आरंभ करते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे साथ श्री गणेश कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी अन्य चैनल पर देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता के अनेक नगरों की भवन योजना यानी कि टाउन प्लानिंग इसको कहते हैं, निर्माण विधि, कंस्ट्रक्शन मेथड, नालियों के निर्माण, इट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ईंटों यानी कि ब्रिक्स, मृद भांडों, पॉटरी, आयुधों, आभूषणों, मुद्राओं, नाप तोल आदि में पर्याप्त एकरूपता देखी जा सकती है। क्या देखी जा सकती है? पर्याप्त एकरूपता जो है, यूनिफॉर्मिटी जो है देखी जा सकती है। एक मिनट दोस्तों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में तो यह एकरूपता अत्यंत स्पष्ट है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में यह यूनिफॉर्मिटी जो है ये काफ़ी स्पष्ट है। इन दोनों नगरों की इमारतों की निर्माण प्रणाली, मृद भांडों के आकार प्रकार तथा अलंकरण में ऐसी भिन्नता नहीं है। ठीक है, अलंकरण में ऐसी भिन्नता नहीं है। हम थोड़ा इंग्लिश का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे थे, सिंधु सभ्यता के अनेक नगरों की भवन योजना, टाउन प्लानिंग, निर्माण विधि यानी कंस्ट्रक्शन मेथड, ड्रेनेज, कंस्ट्रक्शन, ब्रिक्स एंड पॉटरी, वेपन्स, ऑर्नामेंट, क्वाइंस और वेट एंड मेजरमेंट।
आदि में पर्याप्त जो है एकरूपता क्या है, यूनिफॉर्मिटी देखी जा सकती है। कहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं? सिंधु सभ्यता के अनेक नगरों में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में यह एकरूपता अत्यंत स्पष्ट है, क्रिस्टल है, क्लियर है। इन दोनों नगरों की इमारतों की निर्माण प्रणाली, मृद भांडों के आकार प्रकार तथा अलंकरण में ऐसी भिन्नता नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अमुक वस्तु मोहनजोदड़ो की है तथा अमुक वस्तु हड़प्पा नगर की है। मतलब देख सकते हैं कि इन्होंने जो कही है बातें कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये वस्तु जो है मोहनजोदड़ो की है, यह वस्तु जो है हड़प्पा नगर की है। मतलब दोनों में एक रूपता देखी जा सकती है, ठीक है, दोनों में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी देखी जा सकती है। यद्यपि यह सत्य है कि वस्तु संबंधी कुछ बातें किसी स्थल विशेष में विशिष्ट रूप से मिलती है। यद्यपि यह सत्य है, दिस इज ट्रूथ, कि वस्तु संबंधी कुछ बातें किसी स्थल विशेष में विशिष्ट रूप से मिलती है। जैसे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, जिसको कि ग्रेट बात कहते हैं, और लोथल में गोदीबाड़ा, जो किसी स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए हो सकती है। ठीक है, तो लोथल में गोदीबाड़ा, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, हम भी थोड़ा विश्राम कर के ही आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार और लोथल में जो है एक गोदीबाड़ा, जिसको कि डॉकयार्ड कहते हैं, जो किसी स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए हो सकती है। यह रोचक है कि मोहनजोदड़ो में नगर के अनेक बार उजड़ने तथा बसने पर भी नगर विन्यास में, यह रोचक है कि मोहनजोदड़ो में नगर के अनेक बार उजड़ने तथा बसने पर भी नगर विन्यास में अंतिम चरण को छोड़कर विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ नगर विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किंतु सामान्य मूलभूत एकता को स्वीकार करते हुए भी अब कुछ क्षेत्रीय विशिष्टताओं को भी स्वीकार करना ही होगा। क्या लिखा है कि किंतु सामान्य मूलभूत, फंडामेंटल जो यूनिटी है, को स्वीकार करते हुए भी अब कुछ क्षेत्रीय विशिष्टताओं को भी स्वीकार करना ही होगा। उदाहरणार्थ, गुजरात में इस सभ्यता के कुछ मूलभूत उपकरणों में समानता होते हुए भी अनेक ऐसे तत्व मिलते हैं जो नए हैं। गुजरात में इस सभ्यता के कुछ मूलभूत उपकरणों में सामान्यता होते हुए भी अनेक ऐसे तत्व मिलते हैं जो नए हैं। और सिंधु सभ्यता के भौतिक सामग्री के कुछ तत्व जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्रमुखता से पाए गए हैं, यह तो यहाँ है ही नहीं, यह बहुत नगण्य रूप से हैं। क्या बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के भौतिक सामग्री, यानी कि फिजिकल इंग्रेडिएंट्स कहेंगे, के कुछ तत्व जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्रमुखता से पाए गए हैं, यह तो यहाँ है ही नहीं, यह बहुत नगण्य रूप में है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट्स में है। अब इसका क्या तात्पर्य है सर, कि यदि वो चीज़ जो है, वो सामग्री यदि है उस उपयुक्त स्थान पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्रमुखता से नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं से आया ही होगा। यदि बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है तो ज़रूर है कि वहाँ किसी न किसी ने लाया होगा। 1921 तक
मेसोपोटामिया और मिस्र के प्राचीन नगरों और बहुमूल्य सामग्री मिलने से विश्व में उन्हें ही नगर सभ्यताओं के जन्मदाता का श्रेय दिया गया। जब वर्ष 1921 तक मेसोपोटामिया, ठीक है, और मिस्र की जब सभ्यताओं की जो प्राचीन नगरें और बहुमूल्य सामग्री मिलने से विश्व में उन्हीं नगरों की सभ्यताओं के जन्मदाता का श्रेय दिया गया। सिंधु सभ्यता के अवशेष विस्तृत भूभाग में टीलों के रूप में पाए गए हैं। पुराैतिहासिक संस्कृति के महान केंद्र हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने सन 1921 ईस्वी में, मोहनजोदड़ो की राखल दास बनर्जी ने साल 1922 ईस्वी में की। एक दयाराम सहनी, इन्होंने हड़प्पा की खुदाई की 1921 में खोज की, और एक रहे राखल दास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की जो है खोज की। तो 1921 तक लग रहा था कि मेसोपोटामिया, यूफ्रेटस और टिग्रिस और वो जो इजिप्ट नाइल रिवर के पास जो वो सभ्यताएं बसी हुई थी, वही पूरे दुनिया के में नगरों के जन्मदाता हैं। लेकिन बाद के दिनों में जब हमारे यहाँ दयाराम सहनी जी हड़प्पा की खुदाई कर रहे हैं, राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की 1922 में खुदाई कर रहे हैं, तब यहाँ से कुछ न कुछ सेंटीमेंट बदलेगा लोगों का। उत्खनन से उद्घाटित इन विस्तृत, सुनियोजित एवं भव्य नगरों से भारतीय संस्कृति के अति प्राचीन तृतीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व और गौरवशाली होने की जानकारी मिली। कालांतर में नन्नी गोपाल मजूमदार द्वारा सिंध क्षेत्र में 1927 से 31 ईस्वी के बीच और ओरल स्टाइल के द्वारा बलूचिस्तान एवं गेड्रोसिया क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षणों और सीमित उत्खननों से सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों का पता लगा। कब लगा? तो 1927 से लेकर 31 ईस्वी के बीच। और ओरल स्टाइल के द्वारा बलूचिस्तान, गेड्रोसिया क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षणों और सीमित उत्खननों से सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों का जो है क्या लगा? तो पता लगा। एक बार फिर से हम इसको दोहराएंगे, क्योंकि स्पष्टता के साथ यदि कोई कक्षा चले तो बेहतर होगा, क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ PDF पढ़ रहे हैं, ठीक है। वी हैव नो टाइम टू गेट टू मेक नोट्स फ्रॉम दिस PDF and to serve you, and also this is better for you to get aware from the entire line of this book. Otherwise what is the means of classes? कुछ मतलब नहीं बनेगा। तब बस हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग भी किताबों को पढ़ें, यदि नहीं पढ़ें तो आप सुने। कालांतर में नन्नी गोपाल मजूमदार द्वारा सिंध क्षेत्र में 1927 से 21 ईस्वी के बीच और ओरल स्टाइल के द्वारा बलूचिस्तान एवं गेड्रोसिया क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षणों और सीमित उत्खननों ने से सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों का पता लगा। क्या लगा? तो पता लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व मुख्यतः सिंधु और उसकी सहायक नदियों के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए गए सिंधु सभ्यता के स्थलों की ही जानकारी थी। प्री इंडिपेंडेंस हम लोगों को बस सिंधु नदी के आसपास जो सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थलें मिली थी उसी का जानकारी थी। यद्यपि इसका प्रभाव बलूचिस्तान की कुछ संस्कृतियों पर विद्वानों ने आंका था और सौराष्ट्र में रंगपुर के भी सिंधु सभ्यता का स्थल होने की संभावना। तो यद्यपि इसका प्रभाव बलूचिस्तान की कुछ संस्कृतियों पर विद्वानों ने आंका था और सौराष्ट्र में रंगपुर के भी सिंधु सभ्यता का स्थल होने की संभावना बहुत पहले व्यक्त की गई थी, जो बाद के उत्खननों में सही सिद्ध हुई। ठीक है। ओरल स्टाइल ने राजस्थान और बहावलपुर के क्षेत्र में सर्वेक्षण से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों का ओरल स्टाइल ने, फिर से कहेंगे, ओरल स्टाइल ने राजस्थान के बहावलपुर के क्षेत्र में, राजस्थान और बहावलपुर के क्षेत्र में
सर्वेक्षण से सिंधु सभ्यता के कुछ स्थलों का पता लगाया था। अब वर्ष 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण स्थान 1947 में भारत के विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण स्थान यथा लोथल, रोपड़ जो पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, धोलावीरा आदि का पता लगा। उधर पाकिस्तान में सिंध के में कोट दीजी तथा कई अन्य स्थल मिले और फिर मुगल द्वारा पाकिस्तान में किए गए सर्वेक्षणों से गामनवाला, गांवेरीवाला आदि जो है अनेक सिंधु सभ्यता के स्थलों की जानकारी मिली। पुरातात्विक खोजों तथा उत्खननों से स्पष्ट हो गया कि इस सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि बहुत पहले मार्शल ने स्पष्ट रूप से यह धारणा व्यक्त की थी कि गंगा की घाटी में इसका विस्तार मिलना चाहिए। ठीक है, तो मार्शल ने क्या कहा था ये जरा सा एक बार देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे मुगल ने कहाँ क्या खोजा। तो पाकिस्तान में सिंध में कोट दीजी तथा अन्य स्थल मिले और फिर मुगल द्वारा पाकिस्तान में किए गए सर्वेक्षण से गामनवाला, गांवेरीवाला आदि अनेक जो हैं सिंधु सभ्यता के स्थलों की जानकारी मिली। वहीं पुरातात्विक खोजों तथा उत्खननों से स्पष्ट हो गया कि इस सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत जो है व्यापक था, विस्तृत था। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, अब इस संदर्भ में क्या उल्लेखनीय है कि बहुत पहले जो मार्शल थे उन्होंने स्पष्ट रूप से यह धारणा व्यक्त की थी कि गंगा की घाटी में भी इसका विस्तार मिलना चाहिए। किसका? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। और उनकी यह धारणा अब कुछ सीमा तक सत्य सिद्ध हो चुकी है। स्वराज प्रकाश गुप्त ने हाल ही में अपनी कृति में बताया है कि भारत में प्रारंभिक सिंधु सभ्यता के 179 स्थल जो है विकसित सिंधु सभ्यता के 570 तथा परवर्ती सिंधु सभ्यता के 980 जो है स्थल हैं। तो राम जो यहाँ पर स्वराज प्रकाश जी जो हैं, स्वराज प्रकाश गुप्त ने अपनी कृति में क्या लिखी है ये देखिए। उन्होंने क्या बताया है ये देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया है कि भारत में प्रारंभिक सिंधु सभ्यता के 179 स्थल, इसको क्या कहेंगे? प्री हड़प्पन एज। विकसित सिंधु सभ्यता यानी कि मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के 570 स्थल, प्री के 179, मैच्योर के 570 और परवर्ती सिंधु सभ्यता के 980 स्थल जो हैं मिले हैं। परवर्ती के 980। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। इसको जोड़ लेने से ये होगा कि जब भी आप एग्जामिनेशन में कुछ भी लिखेंगे और कुछ भी अंक डालेंगे तो एक बार जोड़ करके देखेंगे तो लगेगा सटीक है तो फिर ठीक है, और नहीं तो फिर हम गड़बड़ हो रहे हैं। विकसित सिंधु संस्कृति में 317 तथा परवर्ती सिंधु सभ्यता में 71 स्थल मिले हैं। अब ये देखिए, अब पाकिस्तान की बात हो रही है, हम डायरेक्ट आपको यहाँ ले गए। तो यहाँ ले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ही पढ़ा जाएगा, यहाँ से पढ़ा जाएगा कि वहीं और पाकिस्तान में प्रारंभिक हक्रा संस्कृति के 121, प्रारंभिक सिंधु सभ्यता के 297, विकसित सिंधु सभ्यता संस्कृति के 317 तथा परवर्ती सिंधु सभ्यता के 71 स्थल जो है मिले हैं। कुछ समय पूर्व तक इस सभ्यता की उत्तरी सीमा रोपड़ यानी पंजाब थी। कुछ समय पूर्व तक जब पूर्णतः पता नहीं था तो इसकी उत्तरी सीमा जो थी, उत्तरी यानी क्या, नॉर्थ साइड, नॉर्थ को ही तो उत्तर कहते हैं अंग्रेजी में। उत्तरी साइड जो है इसका रोपड़ था यानी कि पंजाब थी। अब सुलेमान पर्वत के पूर्वी पाद में गोमल घाटी में दानी ने कई स्थल खोजे हैं। गोमल घाटी में
दानी ने कई स्थल खोजे हैं जिनमें गुमला विशेष महत्वपूर्ण है। गुमला झारखंड वाला गुमला नहीं, ये गुमला उधर ही है। कहाँ? तो सुलेमान पर्वत के पूर्वी पाद में गोमल घाटी में दानी ने कई स्थल खोजे हैं जिसमें गुमला विशेष महत्वपूर्ण है। तक्षशिला रावलपिंडी जिला में है के पास में सराय खोला नामक स्थल मिला है। क्या मिला है? सराय काले खां, दिल्ली वाला नहीं, सराय खोला नामक जो है स्थल मिला है। नर्मदा घाटी में मेघम, तोलोद और भक्तराव और दक्षिण में ताप्ती नदी की निचली घाटी में मालवन जिला सूरत नामक स्थल है। मालवन जिला सूरत नामक जो है स्थिर स्थल है। उत्तर में हमने आपको क्या बताया? गोमल घाटी ने दानी ने कई स्थल जो है खोजे हैं जिनमें कि गुमला विशेष महत्वपूर्ण है, तक्षशिला जो कि रावलपिंडी जिले में है, और सराय खोला नामक स्थल मिला है। कहाँ? तो उत्तर में। अब नर्मदा घाटी में मेघम, तोलोद और भक्तराव और दक्षिण में ताप्ती नदी की निचली घाटी में मालवन जिला सूरत में, मालवन जो है जिला सूरत है नामक स्थल है, मालवन स्थल। ठीक है, ये स्थल समुद्र के निकट है। दिस इज नियर टू ओशियन और व्यापारिक महत्व के रहे होंगे। कौन सा? तो मालवन जो कि सूरत जिला में है। सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद है। सबसे दक्षिण में जो है महाराष्ट्र के दाइमाबाद है। उत्तर में जम्मू में स्थित मांडा है। यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। यमुना नदी की सहायक हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है जो जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। अब हमने आपको कितना आयाम बताया? नॉर्थ में कश्मीर का मांडा बता दिया, साउथ में आपको दाइमाबाद बता दिया, और हमने कुछ बताया क्या? हाँ, हमने और बताया उत्तर में जम्मू में मांडा, यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, इसकी पूर्वी सीमा है। सो ईस्टर्न इज व्हाट? ईस्टर्न इज आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ठीक है, और अब चलेंगे हम बात करेंगे पश्चिम क्या है। यह सभ्यता के पश्चिम में मकरान के समुद्री तट पर कराची से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में सुतकांगेडोर तक क्या है? तो स्थित है। क्या हुआ? 1 second guys, I am coming back on 5 minutes. Wait for 5 minutes, I am coming back. Busy. तो मैं आपको बता रहा था कि उत्तर में जो है मांडा है, पूरब में हमने आपको क्या बताया, और दक्षिण में हमने आपको दाइमाबाद बताया जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और पश्चिम में जो है मकरन कोस्ट है जो कि कराची से 500 किलोमीटर जो है पश्चिम में है, जो कि सुतकांगेडोर तक विस्तृत है। और उत्तर में डाबरकोट यानी कि उत्तरी बलूचिस्तान सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। और हिंदुस्तान की बात करेंगे तो ये मांडा कश्मीर, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यमुना की सहायक नदी हिंडन के किनारे जो है आलमगीरपुर है जो कि मेरठ जिला में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ है? तो ये है आपका पूर्वी सीमा इसका हो गया। पूरब में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर। अब हमको तो स्पेलिंग भी लिखने नहीं आता है, सो दिस इज़ बिग प्रॉब्लम विथ मी। और पश्चिम में जो है सुतकांगेडोर है तक जो है विस्तृत है। उत्तर में डाबरकोट, उत्तर बलूचिस्तान, ठीक है, सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। उत्तर में डाबरकोट, उत्तरी बलूचिस्तान सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है।
यद्यपि कुछ विद्वानों ने यह संभावना व्यक्त की है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कौशाम्बी और इससे भी पूर्व तक था, तथापि पुष्ट प्रमाणों के अभाव में इसे स्वीकार करना कठिन है। कौशाम्बी कहाँ है भाई? कौशाम्बी तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। यदि नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम बताएंगे। कुछ पुरातत्वविदों की धारणा है कि गंगा की घाटी में विस्तृत पुरातात्विक सर्वेक्षणों से न केवल इस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के प्रसार पर ही प्रकाश पड़ेगा, अपितु उससे सिंधु सभ्यता और गंगा नदी की सभ्यता के मध्य की कड़ी को भी जोड़ा जा सकेगा। मतलब लोग जो सिंधु नदी से जो लोअर गैंगेटिक प्लेन आए, मिडिल गैंगेटिक प्लेन आए, अपर गैंगेटिक प्लेन आए, इसमें भी कड़ियाँ जोड़ा जा सकता है। जैसे कि कहते हैं ना कि इंडस इज द, क्या कहते हैं, नर्सरी ऑफ द सिविलाइजेशन, या इंडस नर्चर द सिविलाइजेशन और द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इज गंगाई घाटी, ठीक है। सो आप लोग देख लें कि या फिर ऐसे बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन ऐसे कुछ कहते हैं, मेरे दिमाग से वो लाइन हट गया है, इसलिए खैर छोड़िए, हर चीज़ में स्लोगन देना आवश्यक नहीं है। तो पुरातात्विक सर्वेक्षणों से न केवल इस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के प्रसार पर ही प्रभाव पड़ेगा, अपितु उससे सिंधु सभ्यता और गंगा घाटी के सभ्यता के बीच में जो है लिंक जो है वो भी जोड़ा जा सकता है, यदि इसकी तरफ की खुदाई हुई तो। पश्चिम में सुतकांगे डोर मकरन से 500 किलोमीटर, कराची से आगे है, से पूर्व में आलमगीर तक लगभग 1600 किलोमीटर है, और उत्तर में जम्मू में मांडा से लेकर दक्षिण के दाइमाबाद तक 1400 किलोमीटर है। 1600 इंटू 1400 किलोमीटर, जैसे कि 3200 3000 बोलते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार से 1600 इंटू 1400 कीजिएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ से? तो आलमगीर से लेकर के सुतकांगे डोर तक पूरब से पश्चिम, और दाइमाबाद से लेकर के मांडा तक 1400। विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल पर अब हम लोग चलने वाले हैं। इस विस्तृत भूभाग में कुछ स्थल विशाल नगर यथा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कुछ कस्बे यथा रोपड़ तथा कुछ ग्राम यथा आलमगीरपुर थे। लोथल समुद्री व्यापार का केंद्र रहा होगा, जबकि मकरन के समुद्र तटवर्ती सुतकांगे डोर, सोतकाको और बालाकोट ने बंदरगाहों के रूप में पश्चिमी एशिया के साथ होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, उसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे ताकि दिमाग में घुसता चले। विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल, इस विस्तृत भूभाग में जो ये 1600 बटा 1400 किलोमीटर वाला जो भूभाग है, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो है, ठीक है, इस भूभाग में देखिए क्या है, विशाल नगर भी है, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, अब कुछ कस्बे भी हो गए जैसे कि रोपड़ हो गया, कुछ ग्राम है जैसे कि आलमगीरपुर मेरठ जिला वाला। लोथल जो है समुद्री व्यापार का केंद्र रहा होगा, सेंटर ऑफ द ट्रेड फ्रॉम सी रूट, ओके। जबकि मकरन के समुद्र तटवर्ती सुतकांगे डोर और सुतकाको और बंदरगाहों के रूप में बालाकोट जो है बंदरगाहों के रूप में पश्चिम एशिया के साथ होने वाले, आजकल वेस्ट एशिया में बड़ा क्राइसिस हो रहा है भाई साहब, और सबको मैप इसका पता होगा, नहीं पता होगा तो भी बताएंगे। यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, ये है सुतकांगे डोर, सुतकाको, ठीक है, ये सभी मकरन लाइन इधर है, इधर वेस्ट एशिया है, ईरान तिरान इधर है, ठीक है, जहाँ पर अभी लड़ाई उड़ाई हो रहा है। जाने का मन हो तो चले जाइए, बहुत मज़ा आएगा उधर। हाल ही में तुर्कमेनिया क्षेत्र के उत्खनन से स्पष्ट हो गया है, अब देखिए यहाँ पर जो
गया है कि गई है क्या है नहीं है उनको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर काला अक्षर भैंस बराबर हो गया है। तो हाल ही में तुर्कमेनिया क्षेत्र के उत्खनन से स्पष्ट हो गया है कि सिंधु सभ्यता का मध्य एशिया के साथ भी संपर्क था। तुर्कमेनिया में जब खुदाई उदाई हुआ तो ये पता चला कि इसका संपर्क जो है मध्य एशिया से था, सिंधु सभ्यता का। इस तरह सिंधु सभ्यता का विस्तार प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र तथा फारस की प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से कहीं अधिक था। चलिए, एक जस्टिफिकेशन हो गया। जहां 1921 तक बातचीत कही जा रही थी कि जो यूफ्रेटिस और टिग्रिस और नाइल रिवर के बगल में जो इजिप्ट वगैरह का जो सभ्यता था, जो आपका मेसोपोटामिया का सभ्यता था, वो बहुत बड़ा था, वही जन्मदाता है सारे सभ्यताओं का। लेकिन यहाँ फॉल्स हो जाता है, बिकॉज वी हैव मोर लैंड, वी हैव वास्ट सिविलाइजेशंस एरियाज एज कंपेयर टू मेसोपोटामिया। यद्यपि हम अब कह सकते हैं कि हमारे सामने छोटा है वो। यदि इस सभ्यता के विस्तार क्षेत्र को संस्कृति ही नहीं साम्राज्य का भी विस्तार मान लिया जाए, जैसा कुछ विद्वानों ने सुझाया है, यदि इस सभ्यता के विस्तार क्षेत्र को सिर्फ कल्चर नहीं बल्कि एम्पायर का भी दर्जा दे दिया जाए, विस्तार मान लिया जाए, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है, तो रोमन साम्राज्य से पहले विश्व में शायद ही इतना विशाल राज्य कहीं रहा होगा। वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो आपने पढ़ा ही होगा। और ये है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। यदि आप चाहें तो एक मैप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले करके प्रिंट आउट निकलवा लें और अपने कमरे के दीवारों पर कहीं लगा लें। ये गुमला है जो हम आपको बता रहे थे, सुलेमान और उस तरफ के पर्वत के तरफ, इधर अफ़गानिस्तान है, ये झेलम है, ये राबी है, ये मांडा है जम्मू कश्मीर वाला, यहाँ हड़प्पा है, ये सतलज नदी है, सतलज आकर के डायरेक्ट मिलता है यहाँ से, ठीक है। ये लाहौर है, ये रोपड़ पंजाब वाला है, ठीक है। ये आलमगीरपुर है, सबसे पूरब वाला क्षेत्र, यहाँ दिल्ली है। ये हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, मेरठ नदी, ये राखीगढ़ी है आपका, ये मिताधास है, ये कालीबंगा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये रोजडी है, ये दंसलपुर है, ये धोलावीरा है, ये आपका सुरकोटडा है, ये लोथल आपका हो गया, ठीक है। ये आपका ताप्ती नदी हो गया, ये नर्मदा नदी हो गया। ये आपका दाइमाबाद, सबसे जो आपका साउथ का क्षेत्र है, नॉर्थ का भी बंडा बता ही दिया। इधर सुतकांगेडोर और सुतकाको ये भी हमने बता दिया। ये सब आपका अब काम है, उत्तरदायी है कि कैसे मैप को निकालेंगे और जो है आप इसका अध्ययन करेंगे। चूँकि प्रारंभ में इस संस्कृति के स्थल सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे, अतः जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु सभ्यता किया। इनिशियली these cultured or these civilizations found near the river Sindhu. That's why Mr. Marshall named it as Indus Civilization. उन्होंने यह सुझाव दिया था कि आगे अगर सिंधु घाटी से दूर के स्थलों में इस सभ्यता के अवशेष मिल जाएंगे, तब इसके लिए भारतीय सभ्यता नाम अधिक उपयुक्त होगा। उसी समय जॉन मार्शल ने कहा था कि यदि और भी इससे दूर जाकर के सभ्यताएं स्थलें मिलती हैं, तो इसका नाम जो है इंडियाज सिविलाइजेशन करेंगे, भारतीय सभ्यता करेंगे, ठीक है, अधिक उपयुक्त होगा। M.R. मुगल ने, मिर्जा मुगल M.R. मुगल ने इस सभ्यता के लिए बृहत्तर सिंधु सभ्यता नाम सुझाया था। बृहत्तर सिंधु सभ्यता
नाम सुझाया था। किसने? एम.आर. मुगल ने। यद्यपि अब इस सभ्यता का विस्तार सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बहुत दूर तक हो गया है, तथापि इसके लिए इसी नाम का प्रयोग अधिकांशतः होता चला आ रहा है। पुरातत्वों की परंपरा के अनुसार सभ्यता का नामकरण उसके प्रथम ज्ञात स्थल के नाम पर किया जाना चाहिए, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम से भी अभिहित किया जाता है। चूँकि अधुना इस संस्कृति के सर्वाधिक स्थल प्राचीन सरस्वती की घाटी में है, इसलिए कुछ का सुझाव है कि सरस्वती सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शायद रेकमेंड भी किया है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसका नाम होगा। फेयर सर्विस का कहना है कि सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से गेहूं उपजाने वाले क्षेत्र सिंधु, पंजाब और गुजरात में हुआ। किसने कहा? तो ये फेयर सर्विस ने कहा कि भैया सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से गेहूं उपजाने वाले क्षेत्र सिंधु, पंजाब और गुजरात में हुआ। और जहाँ जौ हुआ था वो नहीं है क्या? दिल्ली के पूर्ववर्ती क्षेत्र एवं ताप्ती नदी के दक्षिण में चावल की उपज मुख्य रूप से होती है। दिल्ली के पूर्ववर्ती क्षेत्र में एवं ताप्ती नदी के दक्षिण में चावल की उपज मुख्य रूप से होती है। इससे ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता के धारकों ने ऐसे स्थलों को ही चुना जो गेहूं उपजाने के लिए उपयुक्त है। साधारणतः इस सभ्यता के विशाल और महत्वपूर्ण स्थल मैदानी क्षेत्र में ही है, जो निश्चय ही महान सभ्यता के विकास के लिए पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करते हैं। एक बार फिर से इस फेयर सर्विसवा को लेंगे। ये फेयर सर्विस क्या कहना चाह रहा है? खैर इसका फेयर सर्विसवा नहीं बोलेंगे, ठीक नहीं है भाई, इसने भी कुछ योगदान दिया है, इनका नाम भी खैर सलीके से लेना चाहिए। सो आई एम सॉरी टू दिस फेयर सर्विस सर। मिस्टर फेयर सर्विस सर ने क्या कहा? इनका कहना है कि सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से गेहूं उपजाने वाले क्षेत्र सिंधु, पंजाब और गुजरात में हुआ। चलिए, दिल्ली के पूर्ववर्ती क्षेत्र एवं ताप्ती नदी के दक्षिण में चावल की उपज मुख्य रूप से होती है। इससे ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता के धारकों ने ऐसे स्थलों को ही चुना जो गेहूं उपजाने के लिए उपयुक्त है। साधारणतः इस सभ्यता के विशाल और महत्वपूर्ण स्थल मैदानी क्षेत्र में ही है, जो निश्चय ही महान सभ्यता के विकास के लिए पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करते हैं। साथ ही इस सभ्यता के पास लगभग 1300 किलोमीटर का समुद्र तट था। और आपको ये बताना है कि अभी भारत के पास कितना किलोमीटर जो है कोस्टल लाइन है, इधर बढ़ा भी है, ज़रा सा ध्यान से बताइएगा। 12,000 से ज़्यादा है या क्या है, कम है, क्या कैसे है, कितना एग्जैक्ट नंबर है, ये ज़रा सा कमेंट करके बताइएगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये है। बाकी जो हैं मेरे तरह ही सपट सीताराम, वो लोग नहीं बताएंगे, वो लोग मेरे तरह ही पढ़ते रहें। जो समुद्री व्यापार के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करता था। नीचे सिंधु सभ्यता के कुछ मुख्य स्थलों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अब सटक सीताराम बोलिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। यदि ठेस पहुंचा तो इसके लिए पहले ही डिस्क्लेमर लगा करके माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल हो रहा है। चलिए, समुद्र तट था जो समुद्री व्यापार के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करता था। नीचे सिंधु सभ्यता के कुछ मुख्य स्थलों का संक्षिप्त परिचय जो है दिया जा रहा है। चलिए, अब कुछ सिंधु सभ्यता के जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ मुख्य स्थलों का जो है संक्षिप्त परिचय जो है लेखक देना चाह रहे हैं। चलिए, अब एक एक करके हम लोग सारे जो हैं प्रमुख स्थल जो हैं उस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम अफ़गानिस्तान चले जाते हैं और सबसे पहले आपको बताना है कि अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है। अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है?
यदि जो भी व्यक्ति देखेंगे रिकॉर्डेड, वो लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है, तभी जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए हम रुके रहेंगे। चलिए अब हम बता देते हैं, अफ़गानिस्तान की राजधानी तो काबुल में ही है ना। चलिए, सोरतुघई ये पश्चिमी अफ़गानिस्तान में अमू दरिया से 5 किलोमीटर और उसकी सहायक नदी कोकचा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बना लिया कोकचा नदी, वहाँ दरिया फरिया बहुत है। अमू दरिया से 5 किलोमीटर और उसकी सहायक नदी कोकचा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये अमू दरिया हो गया, ये इसका सहायक नदी, सहायक यानी ट्रिब्यूटरीज। तो अमू दरिया से ये 5 किलोमीटर मान लीजिए इधर, ठीक है। और इससे जो है कोकचा से जो है 25 किलोमीटर मान लीजिए, कोकचा यहीं से जुड़ा हो। चलिए जो भी हो, यह अपेक्षाकृत छोटा है और कुल 2.5 किलोमीटर हेक्टर में जो है ये क्षेत्र है फैला हुआ है। आवासीय जमाव 2.5 मीटर से कुछ अधिक है। यहाँ पर दुपरी तथा फ्रैंकफर्ट ने उत्खनन कराया। दुपरी, तो दुपरी जो है दुपरी ने क्या करवाया? दुपरी दोहरसूकार प संयोग दीर्घिकार दुपरी, और जो है फ्रैंकफर्ट, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नहीं है, ये फ्रैंकफर्ट व्यक्ति है जो कि उत्खनन कराया। कहाँ पे कराया? तो सोरतुघई में कराया। कितना है? 2.5 मीटर हेक्टर का है। कुल जो है 2.5 मीटर हेक्टर का है। हेक्टर में क्षेत्र फैला हुआ है। आवासीय जमाव जो है 2.5 मीटर से कुछ अधिक है। यहाँ पर दुपरी तथा फ्रैंकफर्ट ने उत्खनन कराया। उत्खनन से 4 कालों का ज्ञान हुआ, जिसमें प्रथम और द्वितीय काल सिंधु सभ्यता के हैं और बाकी उसके बाद के। प्रथम तथा द्वितीय काल में घर जो है 4:2:1 के अनुपात की कच्ची ईंटों के बने हैं। कच्ची ईंटें मने क्या? सन ड्राइड। पक्की ईंटें मने क्या? बर्न्ट ब्रिक्स कैसे बनाएंगे भाई? तो लकड़ी तकड़ी से उसको पकाएंगे फर्नेस में डाल करके, भट्टा में, फर्नेस में, ठीक है, वातिया भट्टी। चलिए, ये जो घर के रेशियो हैं 4:2:1 है। हो सकता है 4 फीट लंबा 2 फीट वो जो भी हो। 4:2:1 में के अनुपात की कच्ची ईंटों के बने हैं। मान लीजिए कि 4 मीटर यदि चौड़ाई हो, 2 मीटर ऊंचाई हो, ठीक है। भांड सैंधव सभ्यता प्रकार के हैं। भांड सैंधव सभ्यता के आकार के हैं। यथा साधार तस्तरी, छिद्रयुक्त बर्तन, चंचुक इत्यादि जो हैं, सारे के फोटो भी मिलेंगे, घबराने की ज़रूरी नहीं है। तस्तरी जो है प्लेट नुमा संरचना होता है। अक्सर जो है सनातनी हिंदू, उनके घर में इस तरह के पूजा पाठ में जो है तस्तरी का इस्तेमाल किया जाता है। छिद्रयुक्त बर्तन हैं, चंचुक हैं। चित्रित अभिप्रायों में वृत्त काटते, वृत्त, पीपल की पत्ती इत्यादि मिलते हैं। कुछ मृदभांडों में सिंधु लिपि के चिन्ह वाली ग्राफिटी मिलती है। अन्य सैंधव प्रकार की सामग्री में केक, रेखांकित कार्निलियन मनके, वृत्ताकार सोने के मनके तथा मिट्टी की खिलौना गाड़ी उल्लेखनीय है। एक सिंधु प्रकार की मुद्रा पर गेंडे की आकृति बनी है।
विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल, यही ये तो अध्याय ही चल रहा है। विद्वानों का मत है कि मध्य एशिया के बदख्शां से लाजवर्द प्राप्त करने में सोर्तुघई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लाजवर्द एक बार हम इसका देखेंगे। तत्पश्चात ही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसी को कहते हैं लापिस लजौली। अब समझ में आया लाजवर्द, क्योंकि हिंदी मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है और चूँकि PDF जो है अंग्रेजी में है नहीं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी to read the entire concept and also explain it। लापस लजौली जो है ये ब्लू कलर का पत्थर है। तो ये विद्वानों का मत है कि मध्य एशिया के बदख्शा से लाजवर्द प्राप्त करने में सुरताघोई की महत्वपूर्ण भूमिका है। लापस लजौली इसको कहते हैं, लापास लजौली, ठीक है, लजौली, लापास लजौली भूमिका रही है। इसके छोटे आकार को देखते हुए अनुमान है कि यहाँ नगर न होकर एक चौकी थी। ये नगर नहीं बल्कि एक चौकी, जैसे पुलिस चौकी सब होता है ना, उसी तरह चौकी होगा। उपलब्ध कार्बन 14 तिथियों के आधार पर कहा जा सकता है कि इसकी स्थापना तृतीय सहस्त्राब्दी के मध्य में हुई थी। ठीक है, ये बराबर जो है मैसेज वगैरह आते रहते हैं। चलिए बलूचिस्तान की ओर चलेंगे, सुतकांगे डोर की ओर। ठीक है, हम लोग अभी सुरतुघई पढ़ रहे थे, जो कि अफगानिस्तान के अमू दरिया से जो है 5 किलोमीटर दूर और कोकचा से 25 किलोमीटर दूर यहाँ 4:2:1 का घर मिला। और साथ ही साथ यदि बात करें तो 2.5 मीटर हेक्टर का क्षेत्र में यह फैला हुआ था। यहाँ से लापस लजौली जो है महत्वपूर्ण चीज़ जो है मिला। ब्लू कलर का पत्थर होता है लापस लजौली, आप फ्लिपकार्ट वगैरह से ख़रीद भी सकते हैं। बेहद ही बहुत सुंदर पत्थर है और आपको जो है वो खरीदना चाहिए। पैसा है तो खरीदिए, नहीं है तो बस मेरे तरह जपते रहिए। चलिए बलूचिस्तान की ओर अब चलें। सुतकांगे डोर तो ये कराची से लगभग 480 किलोमीटर दूर, वहाँ तो 500 दिखा रहा था इंट्रोडक्टरी पार्ट में। भाई 20 किलोमीटर यहाँ आते ही घट गया, क्या बात है। लगता है सड़क नया बन गया होगा। चलिए, तो सुतकांगे डोर जो है यह कराची से लगभग फहरेगी कराची की छाती पर भारत का तिरंगा, ऐसे कवि महोदय कहते हैं। खैर, भारत तो हमेशा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर विश्वास करता है। अब यहाँ सबसे लोग जब पहुँच जाते हैं तो फिर क्या किया जाए साहब, तब तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज़ें करनी ही पड़ती है। और एक चीज़, हाँ, सहस्त्राब्दी मतलब क्या होता है? ये तृतीय सहस्त्राब्दी यानी कि 3000 साल के मध्य में। सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल होता है, ठीक है। शताब्दी 100 साल, तो ये ज़रा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सुतकांगे डोर जो है यह कराची से लगभग 480 किलोमीटर दूर पश्चिम में और बलूच मकरान समुद्र तट से 56.32 किलोमीटर उत्तर में दस्त नदी के पूर्वी किनारों पर स्थित है। कौन नदी? जो दस्त होता है, लूज मोशन। तो लूज मोशन नदी पर जो है यह स्थित है, लूज मोशन नदी के निकट। ठीक है, तो बलूचिस्तान के मकरन समुद्र तट से 56.32 किलोमीटर उत्तर में जो है, अब देख लेते हैं, दस्त नदी तो नहीं है ना, क्योंकि नहीं, दस्त ही है, लूज मोशन ही है। दस्त नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। किस पर है?
तो ईस्टर्न बैंक पर जो है दिस इज लाइज ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द लूज मोशन रिवर, सॉरी दस्त रिवर, ओके, और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा का द्योतक है। स्टाइन ने 1927 ईस्वी में स्टीले, जिसकी जानकारी 1875 में ही हो गई थी, परीक्षण गर्त खोदे। बहुत बाद में 20वीं सदी में अंतिम दशक में जॉर्ज डेल्स ने इस स्थल का सर्वेक्षण किया और उन्हें यहाँ पर बंदरगाह और दुर्ग की रूपरेखा मिली। तो स्टाइन ने 1927 ईस्वी में स्टीले, जिसकी जानकारी 1875 में ही हो गई थी, परीक्षण गर्त खोदे। बहुत बाद में जो है यहाँ पर बंदरगाह और दुर्ग की रूपरेखा जो है इस स्थल पर मिली। दुर्ग आयतकार क्षेत्र जो है 325 × 200 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। 325 × 200 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर और उसके इर्द गिर्द था। दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर जो है और उसके इर्द गिर्द था और उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों की भांति कच्ची ईंटों का चबूतरा बना था, किंतु इसका आधार किंचित तरासे पत्थरों की दीवार थी। तरासे हुए पत्थरों की इसकी दीवारें थी साहब, जो एक स्थान पर लगभग 8 मीटर तक चौड़ी पाई गई। दुर्ग की दीवार में बुर्ज और दीवार मिले। डेल्स ने दुर्ग यानी कि गढ़ी में सिंधु सभ्यता के 3 चरणों की पहचान की। किसने की भाई? तो डेल्स ने, डॉल्फिन नहीं, डेल्स है ये। सिंधु सभ्यता के मृदभांड, ताम्र, उपकरण आदि मिले। आज कुछ प्राकृतिक कारणों से यह स्थल समुद्र के तट से काफ़ी दूर है। डेल्स के अनुसार मूलतः समुद्र जो है सूतकांगे डोर के बहुत समीप था और इस स्थल ने एक बंदरगाह के रूप में सिंधु सभ्यता के फारस की खाड़ी और बेबीलोनिया के मध्य में होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। किसने? तो आपका जो है सूतकांगे डोर, सूतकंगी डोर नहीं, सूतकांगे डोर, ठीक है। तो इसने बहुत भूमिका निभाई होगी। अब जो है समुद्र से दूर हो गया है, दोस्ती खत्म हो गई है। मोहरों के अभाव में इसके व्यापारिक केंद्र न होकर व्यापार के पड़ाव होने की संभावना अधिक लगती है। मोहर भाई साहब यहाँ नहीं मिला है, मोहर का बड़ा अभाव, तो इसका व्यापारिक केंद्र इसको नहीं मान करके लोग सोच रहे हैं कि यह पड़ाव होगा। आओ सनम जाओ सनम, रुकेंगे जाएंगे यहाँ से, ठीक है, सत्तू पिएंगे और भागेंगे यहाँ से, ऐसी बातें कही जा रही है विद्वानों के द्वारा। अब है सोत्काको। यह स्थान पश्चिम से लगभग 13 किलोमीटर दूर 13 किलोमीटर सादीकौर नदी की घाटी में सूतकांगे डोर से पूर्व में स्थित है। 13 किलोमीटर सादीकौर नदी, एक है लूज मोशन नदी, दस्त नदी, आपका जो उधर मिला सुरतवा घोई, एक बार फिर से देख लेते हैं, बार जो है सुरतु घई, ये अमू दरिया, आपका जो सूतकांगे डोर है ये लूज मोशन यानी कि दस्त नदी, और इधर जो है सूतकाको, ये आपका सादीकौर नदी, शादी करना है और कोह भी करना है, शादी कौर से करना है, ठीक है। शादी आजकल देखते हैं ना कि बहुत सारे लड़कियों के नाम के पीछे कौर लगा रहता है, पंजाबी, ठीक है। चलिए वो सब पे बात नहीं करेंगे भाई, ऐसा ना हो कि आप लोगों को समझाने के चक्कर में और आप लोगों के एंटरटेनमेंट के चक्कर में हमारी हवाइयाँ उड़ जाएं, करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। यह स्थान पश्चिम से लगभग, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए
जो हमारे आर्टिकल 19 को शोभा दे परंतु दूसरे के आर्टिकल 21 का नुकसान हो, ठीक है, उसके ब्रीच हो। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एवरीवन। वी शुड फर्स्ट अडॉप्ट द ड्यूटीज, देन वी शुड डिमांड फॉर राइट। इफ वी आर ऑलवेज बी रेडी फॉर द ड्यूटीज, देन राइट अपने आप मिल जाएंगे। सुतका को यह स्थान पश्चिम के लगभग 13 किलोमीटर दूर 13 किलोमीटर सादिक और नदी की घाटी से सुतकांगे डोर से पूर्व स्थित है। इसे डेल्स ने 1962 ईस्वी में 1962 में ही लड़ाई हुआ था ना, चीन से ही हुआ था, इंडो चाइना वार 1962। 1971 में तो पाकिस्तान से हुआ था जहाँ तक मेरी याददाश्त है, और फिर बाद में बहुत बाद में चल के कारगिल से हुआ था, कारगिल में। तो 1962 में जो है खोजा था। यहाँ पर भी 2 टीले मिले हैं। पूर्वी टीलों के पूर्वी किनारे पर लगभग 488 मीटर लंबी दीवार होने के साक्ष्य मिले हैं। अनुमानतः सुतकाह को भी आकार प्रकार में सुतकांगे डोर की तरह था। यहाँ पर प्राप्त भांड सिंधु सभ्यता के प्रकार के हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सुतकाह को बंदरगाह न होकर समुद्र तट और समुद्र के दूरवर्ती भूभाग के मध्य व्यापार का केंद्र रहा होगा। बंदरगाह नहीं होकर समुद्र तट और समुद्र से दूरवर्ती भूभाग के मध्य व्यापार का केंद्र रहा होगा। अब चलेंगे डाबर कोट। डाबर दंत लाल मंजन, डाबर लाल दंत मंजन के ऊपर चलेंगे। डाबर कोट चलेंगे। उत्तरी बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में सिंधु संस्कृति के स्थल मिले हैं। नॉर्दर्न बलूचिस्तान, इन द एरियाज ऑफ माउंटेन, देयर इज अ साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशंस। यहीं पर सिंधु नदी से लगभग 200 किलोमीटर दूर लोरालाई के दक्षिण में झोब घाटी में डाबरकोट स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तो सिंधु नदी से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। कहाँ? तो लोरा घाटी के दक्षिण में झोब घाटी में, झोबा घाटी, झोबड़ा घाटी नाम भी गजब है। डाबरकोट में स्थित है। तो लोरालाई के दक्षिण में झोब घाटी में डाबरकोट स्थित है। सिंधु संस्कृति का यह स्थल अपनी स्थिति एवं स्वरूप के कारण पुरातत्व के दृष्टि से यथेष्ट महत्व का है। स्वरूप के कारण जो है पुरातत्व दृष्टि से, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही यथेष्ट है, महत्व का है। यहाँ का टीला 34.4 मीटर ऊंचा है और लगभग 365 मीटर की परिधि में फैला हुआ है। सिंधु घाटी में कंधार जाने वाले मार्ग पर स्थित इस महत्वपूर्ण स्थल पर अभी तक विस्तृत उत्खनन नहीं हो सका है, किंतु ऐसी संभावना है कि इसके उत्खनन से सिंधु संस्कृति के मूल पर प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि सतह के सर्वेक्षण के दौरान यहाँ पर सिंधु संस्कृति के साथ ही उससे पूर्वकालीन और उत्तरकालीन संस्कृतियों के भी अवशेष मिले हैं। कहाँ मिले हैं? क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? आपको पता भी है या नहीं पता है? तो नहीं पता है तो आपको बता दें कि हम लोग डाबर लाल दंत मंजन में भी डाबरकोट पढ़ रहे हैं, डाबरकोट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत दफ़ा ये होता है कि लाल लाली भूल जाते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है और फिर मगन हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। यह भी पता चला है कि सिंधु सभ्यता के अवशेष टीले के अपेक्षाकृत ऊपर वाले भाग में हैं। क्या पता चला है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यह भी पता चला है कि सिंधु सभ्यता के अवशेष जो रिमेन्स हैं वो टीले के अपेक्षाकृत ऊपर वाले भाग में हैं, और इसलिए आशा की जाती है कि टीले के निचले भाग के उत्खनन से सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक चरण और मूल के बारे में महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ेगा। अब चले नौसारो। नवजोत सिंह गौहर क्या था वो छोड़िए। नौसारो नाखून को सवारो ऐसा कह सकते हैं। नाखून को बड़े लोग अंगिका में जो है नौ भी कहते हैं। अंगिका का भी स्पेलिंग हमें नहीं लिखने आ रहा है क्या?
तो नौ को सवारो यानी कि नौसारो। यह स्थल बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में मेहरगढ़ से दक्षिण के 6 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, तो स्थित है। यह स्थल जो है बलूचिस्तान के कच्ची मैदान के मेहरगढ़ के दक्षिण में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मेहरगढ़ के 6वें प्रकाल प्रारंभिक तृतीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के समकालीन आवास बना है। मैंने बार बार कहा है कि सहस्त्राब्दी मतलब 1000 साल। तृतीया यानी 3, सहस्त्रवादी यानी 1000। तो समकालीन आवास बना है। नौसारों में प्रथम प्रकाल को 4 उप प्रकालों में अ, ब, स, द में बांटा गया है। प्रारंभिक 3 उप प्रकालों की सामग्री मेहरगढ़ के 7वें काल के अ, ब, स से समान है। नौसारों के पहले काल में तीसरे चरण में 5 बार आवास बनाया गया। एक लंबा कांसे का भाला, 21 सेंटीमीटर की नोक, कांसे की एक बैल की आकृति, अंकित मुद्रा तथा कुछ बटन जैसी अधूरी निर्मित पत्थर की मुद्राएं भी मिली हैं। क्या मिली हैं, एक बार फिर से ध्यान देना है और हम आपको बताने वाले हैं। एक मिनट धैर्य रखिए और धीरे धीरे पढ़ाने दीजिए, क्योंकि पढ़ाने में भी ऊर्जा खर्च होते हैं, ठीक है ना। सबका ATP 38 ही बनता है। पकड़ा लो। अंगड़ या अनगढ़, इसका मतलब ये होता है उपकराल मतलब। तो एक बार फिर से नौसवारों की ओर चलते हैं। नौसारो यह स्थल बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में मेहरगढ़ से दक्षिण में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मेहरगढ़ के 6वें प्रकाल प्रारंभिक तृतीय सहस्त्राब्दी के समकालीन आवास बना है। नौसारों में प्रथम प्रकाल को 4 भागों में जो है 4 उपकालों में अ, ब, स, द में बांटा गया है। प्रारंभिक 3 उपकालों की सामग्री जो है मेहरगढ़ के 7वें काल के अ, ब, स के समान है। नौसारों के पहले काल में तीसरे चरण में 5 बार आवास बनाया गया। एक लंबा कांसे का भाला जो कि 21 सेंटीमीटर की नोक और कांसे के बैल की आकृति अंकित मुद्रा, कांसे की बैल की आकृति अंकृत जो है आकृत, कांसे की बैल की आकृति, कांसे की एक बैल की आकृति, अंकित मुद्रा यानी कि मुद्रा में क्या है, बैल है, कांसे की ये बैल है, ठीक ना। बैल थोड़ा अच्छा माना जाता है, इसलिए माना जाता है। ये तो कुत्ता बन गया, नहीं बैल बनाना है हमने। तो बैल मिला है, चलिए बैल बन गया। तो ये तो बकरी बन गया भाई फिर से। चलिए ठीक है, जो बना है गाय जैसी लग रही है, सींग थोड़ा और बड़ा करना चाहिए था। चलिए, मुद्राएं मिली है, आकृति अंकित मुद्रा मिली है तथा कुछ बटन जैसी अधूरी निर्मित पत्थर की मुद्राएं भी मिली है। नौसारों के प्रथम काल के चतुर्थ चरण की सामग्री सिंधु सभ्यता के संक्रमण की घोतक हैं।
उच्च न्यायालय का एक आदेश है, अभी लोकसभा वालों परीक्षा पर रोक लगा दिया ना। ठीक है, द्योतक हैं जो आमरी 2B कोट दीजी के तत्कालीन अवशेषों जैसी हैं। कुछ भांड प्रकार त्याग किए गए हैं और कुछ नए भांड बनने लगे हैं। प्राप्त मृद भांडों के प्रकार, चित्रण, एक दूसरे को काटते वृत्त, कुबड़ा बैल, पीपल पत्र आदि जो है उसमें अंकित हैं। सिंधु सभ्यता के पूर्व रूप समान हैं। नौसारों के अगले प्रकार दूसरे से सिंधु सभ्यता की सामग्री तथा नगर नियोजन की विस्तृत जानकारी मिली। सिंधु सभ्यता के काल में पूर्ववर्ती काल की भांति कच्ची ईंटों के भवन मिले हैं। सड़कों और गलियों का साक्ष्य मिला है। भवन विभिन्न आकार के थे, जिनके बीच में आंगन, जो कि कोर्टयार्ड कहते हैं, आज भी घरों में देखते होंगे, गांव के घरों में आंगन। ये आंगन बड़ा सुविधाजनक चीज़ है। यदि शहर के घरों में रहे और आग लगे तो लोग निकल सकता है ना भाई बाहर। ये इधर घर होता है, बीच में आंगन होता है, कोर्टयार्ड इसको कहते हैं। ठीक है, लोग क्या कहते हैं पता नहीं। सिंधु सभ्यता के काल में पूर्ववर्ती काल के भांति कच्ची ईंटों के भवन मिले। सड़कों और गलियों की साक्ष्य मिला है। भवन विभिन्न प्रकार के थे, जिनके बीच आंगन था। नालियाँ जो है पक्की ईंटों की बनती थी। कुछ में लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। स्नानागार मिले हैं, उनमें से कुछ ईंटों के रद्दे लगे थे। रद्दा मतलब ईंटें को इस तरह लगाया जाता है, तो जो गांव से होंगे उसको पता होगा कि रद्दा किसको कहते हैं। ठीक है, तो ईंटों के रद्दे लगे थे। नालियों का पानी मटकों से गिरता था। मकानों के साथ जो है अग्नि स्थल थे, जिनमें राख तथा जली मिट्टी पाई गई। अग्नि स्थल चूल्हा वाला जलता होगा। मृण्मय केक भी मिले। मृण्मय केक, एक मिनट मिटा करके दिखा देते हैं। मृण्मय केक जो हैं वो मिले हैं। कहाँ से? तो नौशेरा से। एक बार फिर से इसका नाम दिखा देते हैं। नौ को सवारो, नौसारों से। तो मृण्मय मतलब होता है टेराकोटा। अब केक का मतलब तो पता ही है क्या होता है, नहीं होता है, हमसे बेहतर। कुछ वृत्ताकार अग्नि स्थल, छोटे 30 सेंटीमीटर व्यास और कुछ बड़े थे। मतलब इससे यह पता लगाया जा सकता है कि परिवार जो है किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। अब चलेंगे हम सिंध की ओर। कोट दीजी सिंध प्रांत के खैरपुर नगर से 24 किलोमीटर दक्षिण और मोहनजोदड़ो से 40 किलोमीटर पूर्व में है। 1935 में धुरियर ने इस स्थल से कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए थे। धुरियर कुछ मिट्टी के बर्तन जो है प्राप्त किए थे, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई में संग्रहित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में संग्रहित है। क्या है? 40 किलोमीटर दूर पूर्व में मोहनजोदड़ो से कोट दीजी जो है सिंध प्रांत के खैरपुर नगर में, 24 किलोमीटर दक्षिण और मोहनजोदड़ो से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। 1935 में इसके द्वारा जो है इस स्थल का खोज किया गया था और यह मिट्टी के बर्तन इसने प्राप्त किए,
जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई में संग्रहित करके रखा गया है। पाकिस्तान पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निर्देशक फजल अहमद खान ने 1955 और 1957 में उस स्थल पर अपेक्षाकृत छोटे पैमानों पर उत्खनन कराया। किसने कराया? एक बार फिर से देखिए, पाकिस्तान पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के निर्देशक फजल अहमद खान ने वर्ष 1955 में, जिस समय हिंदू मैरिज एक्ट आया था, याद होगा, और 1957 में, ठीक 1857 के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, खैर ऐसा कुछ नहीं है, बस हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, उस स्थल पर अपेक्षाकृत छोटे पैमानों पर उत्खनन कराया। उत्खनन से हड़प्पा सभ्यता के नीचे और सभ्यता के अवशेष मिले, जिससे कोटदीजी संस्कृति नाम दिया गया। कोटदीजी संस्कृति जो है नाम दिया गया। यहाँ पर प्राप्त कुल 16 परतों में से नीचे की 12 परतें कोटदीजी संस्कृति की हैं। उसके ऊपर एक परत परिवर्तन काल की भूतक हैं और सबसे ऊपर की 3 परतें सिंधु सभ्यता के उपकरणों से युक्त है। कोटदीजी संस्कृति के भांड हड़प्पा में रक्षा दुर्ग के निर्माण से पहले वाले चरण में प्राप्त भांडों से मिलते जुलते हैं। इस संस्कृति में सिंधु सभ्यता की तरह चट के फलक और पक्की मिट्टी के पिंड मिले हैं, किंतु इस प्रकार में ताम्र और कांस्य का प्रयोग अत्यल्प मात्रा में हुआ। क्या चीज़ का? ताम्र और कांस्य का बहुत कम मात्रा में हुआ। यहाँ विकसित सिंधु सभ्यता के पूर्वी बस्ती को सुरक्षा दीवार से विशिष्ट करने का साक्ष्य है। उपलब्ध पुरातत्व साक्ष्यों से और सिंधु सभ्यता में दीवार देने का भी एक अलग टेक्निक था भाई साहब। इस तरह से दीवार दिया जाता था, अंदर से तो सपाट रहेगा लेकिन बाहर से इस तरह से सपोर्ट दिया जाता था। बेस चौड़ा, टॉप कम, ठीक है, टॉप कम चौड़ा, बेस ज़्यादा चौड़ा, ताकि दीवारों पर सपोर्ट मिले। उन लोगों के पास बेहतरीन इंजीनियरिंग थी। उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों से ऐसा लगता है कि कोटदीजी की प्राक सिंधु बस्ती अग्निकांड से नष्ट हुई और सिंधु सभ्यता के लोग इस स्थल पर आकर बसे। बस्ती के क्षेत्र का विस्तार हुआ, ताम्र और कांस्य पर्याप्त प्रयोग हुआ। सिंधु सभ्यता कालीन नगर का निर्माण सुनियोजित था। भवनों में नालियां का समुचित प्रबंध न था। विकसित सिंधु संस्कृति के संदर्भ में मिट्टी के चित्रित भांड मिले। तो एक बार फिर से हम यहाँ से पढ़ेंगे, जो कि बेहतर रहेगा आपके लिए। या फिर आज हम यहीं तक रहने देते हैं। कल अली मुराद जो है पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि 40-50 मिनट उधर भी हो गया। वो वीडियो दोनों को ऐड करेंगे, चूँकि हम छोड़ करके 5 मिनट के लिए गए थे, स्क्रीन ऑफ हुआ, वीडियो कट गया।